नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपना लेक्चर है वो है जलवायु के ऊपर। किस टॉपिक के ऊपर है? जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु मध्य प्रदेश की नहीं होती, इसमें दरअसल पूरे भारत की आ जाती है। क्या होती है? पूरे भारत की जलवायु आती है। इसीलिए अपन भारत के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा इसको। जब इसके अपन जो टॉपिक्स अपन मध्य प्रदेश के लिए सहायक होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अपन मैं बता देता हूँ। जो अपन मध्य प्रदेश के हिसाब से जो अपन मध्य प्रदेश की ही पढ़ेंगे, लेकिन जो भारत के जो जलवायु उससे भी अपन कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा, तभी जाके अपन इसको समझ सकते हैं। नहीं तो अन्यथा जलवायु को समझना लगभग बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोगों ने अधिकतर जो भी लेक्चर या टीचर होते हैं वो अधिकतर इसको पढ़ाने से भी बचते हैं। क्या है ना कि थोड़ा बता दिया कि भारत की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ऐसा कुछ नहीं है। आज अपन प्रयास करते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि आप इस टॉपिक में कल्पना करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। जितना बेहतर आप कल्पना कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में, दिमाग को उस चीज़ को मतलब सोच सकते हैं, उतना ही बेहतर आपको ये समझ आएगा। क्या? जलवायु। अब जलवायु ऐसा तो टॉपिक है नहीं जिससे कि मैं बना के बता दूं कि भाई ये फलाना जगह पे ये स्थित हैगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें क्या है ना कि सारे की सारी हवाओं का खेल होता है। क्या होता है? हवाओं का खेल होता है। तो इसीलिए आप हवाओं को मन में एक बना लीजिए, छवि एक फिल्म टाइप की बना लीजिए कि हाँ जलवायु पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने भी, मुझे पता है कि पिछले लेक्चरों में मेरे में क्या ना कि माइक नहीं था तो आवाज़ कम आ रही है, तो मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि उसके लिए आप या तो VLC डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड ऐप होता है VLC या MX प्लेयर, उसमें क्या है ना कि आवाज़ बढ़ाने का वो रहता है ना, उस पर से आवाज़ बढ़ा लीजिए और आप लेक्चर को आराम से देख सकते हैं उसके हिसाब से। फिर ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जलवायु, ठीक है, अच्छे से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी है। जहाँ समझ में नहीं आता ना आप कमेंट करके पूछ लीजिए, जैसे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ पे दोबारा बता दीजिए, मैं पक्का बताऊंगा। बस आप इसको अच्छे से समझना है जलवायु को। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इसे जानना ही जरूरी है। क्या है ना कि जैसे कि अब मानसून आया, बरसात हो रही है, किस कारण से हो रही है, कहाँ से आता है, मानसून बरसता क्यों नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे सूखे की बाढ़, सूखे की नौबत क्यों आ जाती है, मानसून बरसते बरसते बंद हो जाता है, अचानक से महीनों भर तक गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपन इसमें टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी मत मतलब एक तरीके की कल्पना अपने माइंड में लेकर चलिए, ठीक है। अपन समझते हैं जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है या अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जलवायु का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र, यानी कि किसी भी क्षेत्र, क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र विशेष स्थान से, जैसे कि अपन एक छोटा सा क्षेत्र नहीं, जैसे कि अपना गुना है, हमारा जो गुना है, जो गुना में रहते हैं गुना वाले, गुना नहीं, तो एक व्यापक क्षेत्र होता है जैसे कि पूरा MP का MP, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि, क्षेत्र विशेष में क्या होता है? लंबी अवधि। लंबी अवधि मतलब 8-10 दिन नहीं, कम से कम 30 से 35-50 साल, वर्षों तक क्या होता है? 50 वर्ष के दौरान मौसम की दशाओं, जैसे कि मौसम की दशाओं क्या होती है? जैसे कि गर्मी पड़ना, ठीक है, ठंड पड़ना, बरसात होना, इन सभी चीज़ों में आते हैं, ठीक है। तो दौरान मौसम की दशाओं को क्या कहते हैं अपन? जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु एक 8 दिन में बदलने वाली कोई चीज़ नहीं होती। जलवायु जैसे कि मानसून है, अभी बरसात हो रही है तो बरसात यानी कि मानसून, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 दिन बरसात हुई, अभी यहाँ पे बरसात हो रही है तो कहीं नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जलवायु, जलवायु इससे टॉपिक से रिलेटिव है, नहीं। जलवायु का अर्थ होता है मौसमी दशाओं का क्या? लंबे समय तक एक स्थान पर ठहरे रहना। क्या? एक स्थान पर ठहरे रहना अर्थात लंबे समय तक 30 से 40 वर्ष या 50 वर्ष तक उसका वहां पर रुके रहना, उन्हें क्या कहते हैं अपन? जलवायु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जलवायु। जबकि मौसम का अर्थ होता है जल्दी जल्दी बदलना। अब जैसे कि अभी मानसून चल रहा है तो मानसून का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी बदलना। यानी कि कहीं पे बरसात हो गई, 8 दिन बरसात हुई, 8 दिन बाद तक बरसात ही नहीं हुई, गायब मानसून या अचानक से। इसीलिए क्या होता है कि मौसम क्या होता है? जल्दी जल्दी बदलता है। कभी तेज बारिश होने लग गई, अचानक से तेज धूप पड़ने लग गई, उसे अपन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी कि जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। इसको अच्छे से समझना, धीरे धीरे करके इसे मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद में अपन देखते हैं जलवायु। सॉरी, अब देखते हैं अपन भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी जलवायु वाला देश है।
भारत एक कैसा जलवायु वाला देश है? भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, और यही मध्य प्रदेश है। क्योंकि भारत के अंतर्गत आ रहा है तो मध्य प्रदेश भी आएगा ना, तो ठीक है ना। तो भारत आ रही है तो एमपी तो आएगी स्वाभाविक। भारत किस में, एमपी किस में, इंडिया में, ठीक है ना। तो एमपी इसमें भी आ रहा है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु वाला देश है, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मानसूनी और जलवायु क्या होती है। मानसूनी और जलवायु दो अलग अलग फैक्ट है, यानी कि दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, मानसून का अर्थ क्या होता है, उष्णकटिबंधीय और मानसून का। तो उष्णकटिबंधीय और मानसून का, जैसे कि मैंने पहला जो मेरा लेक्चर था वो था विषुवत और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आज उनका अपन को काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो आगे जाकर उस टॉपिक को देख ले। पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। क्या करते, सॉरी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कर देती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें किसका भाग रोल लेगा, ये अक्षांश रेखाएं होती है। कैसी अक्षांश, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं विषुवत रेखा को। तो ये कौन सी हो गई, विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में होता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण में कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके देख ले, मैं बता रहा हूँ अभी मोटा मोटा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं अपन, कर्क रेखा कहते हैं। कितनी, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं अपन, कर्क रेखा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं अपन, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। होता क्या है इन तीनों के बीच में कि जो सूर्य की लंबवत किरणें वो किरणें होती हैं जो बिल्कुल अपने सर पे चमकती है। यानी कि सूर्य की सबसे ज्यादा चमक, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है पूरे पृथ्वी पे, तो कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पे। कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पे, ठीक है। यानी कि विषुवत रेखा पर विश्व में सबसे ज्यादा सूर्य की लंबवत किरणें चमकती हैं, ठीक है। इसके बाद में कहाँ चला जाता है सूर्य क्या करता है, इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में क्या करता है, पलायन करता है, यानी कि घूमता रहता है। ये सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो क्या करती है, इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में घूमती रहती है। 21 जून को कर्क रेखा पे आ जाती है, जब अपन बोलते हैं 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इसी तरह के दक्षिणी गोलार्ध में जब मकर रेखा पहुंचती है तो 22 दिसंबर को बोलते हैं। तो 22 दिसंबर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरीके, ठीक है। तो इन तीनों विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसीलिए इन तीनों रेखाओं के बीच में, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं अपन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जब अपन इसके ऊपर जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री के ऊपर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर इस तरफ और आगे बढ़ते हैं, तो वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा, शीतोष्ण। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय। जबकि इसके उत्तर या दक्षिण में जाने पर जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। अर्थात शीतोष्ण का मतलब समझ रहे हो आप, शीतोष्ण का मतलब यानी कि ठंडा प्रदेश। कौन सा, ठंडा। और उष्ण कटिबंधीय का अर्थ होता है यानी कि गर्म क्षेत्र। कौन सा, गर्म क्षेत्र। यहाँ क्या करती है, सूर्य की सबसे ज्यादा लंबवत किरणें पड़ती है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज तो आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, इसके आगे का क्या खेलेगा।
तो भारत भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत कौन से गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का। तो भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से क्या जा रही है, कर्क रेखा। ये जो मैंने बनाई है ये कौन सी है, कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। यानी कि और नीचे कर्क रेखा ये क्या है, 23.5 डिग्री। और इस तरफ भारत के जो हिंद महासागर है, यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाने पर क्या होता है, इधर कौन सी है, ये विषुवत रेखा। ये कौन सी मान लेते हैं अपन, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा क्या है, हिंद महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा, फिर वो विषुवत रेखा से जब अपन उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके कहाँ तक चले आते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक आ जाते हैं। तो भारत क्या है, कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा से ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। मैंने बोला है ना कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भारत है, यानी कि दक्षिण भारत जो है, यानी कि एमपी, अपना एमपी से भी होकर गुजर रही, तो एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये किस में आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाते हैं। जबकि मैंने बोला कि कर्क रेखा से ऊपर जाने पर क्या कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, कर्क रेखा के ऊपर जाने पर क्या कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भारत में इसके हिसाब से तो कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जानी चाहिए थी, यानी कि भारत, और अपन ने क्या बोला है, कि मैंने क्या बोला है, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय। क्यों उष्णकटिबंधीय, तो कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र है। तो ये फिर ऊपर वाला भारत, पूरा का पूरा भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कैसे हो गया, यानी कि जब कर्क रेखा से ऊपर जा रहा है तो शीतोष्णकटिबंधीय आ रहा है ना, तो आधा शीतोष्ण में आता, आधा उष्णकटिबंधीय में आता। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय, यानी कि शीतोष्ण का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। दरअसल होता क्या है, इसका एक रीजन हैगा कि भारत में जो कर्क रेखा है, भारत में जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, जलवायु विभाजक का काम नहीं करती। बेसिकली अधिकांश देशों में, जैसे कि अधिकतर देशों में क्या करती है कि जो जलवायु विभाजक का काम करती है वो कौन सी रेखा करती है, कर्क रेखा, मकर रेखा करती है, ठीक है ना। यानी कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे शीतोष्ण जलवायु मिलेगी, मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो शीतोष्ण जलवायु मिलेगी। लेकिन भारत में ऐसा, इसका विपरीत है, यानी कि भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक का काम नहीं करती, यानी कि इसका रोल कुछ नहीं है भारत में। होता क्या है कि यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो जलवायु विभाजक का काम करता है वो कौन करता है, अपना हिमालय पर्वत करता है। कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत कैसे करता है, तो हिमालय पर्वत क्या करता है, अपन को पता है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो फिलहाल अभी बरस रहा है, जो बरसात हो रही है, छौमासा अपन जिसे कहते हैं, वो किस दिशा से आता है, हिंद महासागर से उठता है। और हिंद महासागर कहाँ है, भारत के दक्षिण में स्थित है। तो हिंद महासागर से आने वाली हवाओं, यानी कि हवा जब आगे बढ़ती है तो हिंद महासागर को क्या करता है, जो हिमालय है, हिंद महासागर की हवाएं जा रही है, यानी कि आगे बढ़ते हुए, तो हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को रोक लेता है। क्या करता है, रोक लेता है। और रोक कर क्या करता है, पूरे भारत में बरसात करवाता है, ठीक है। कर्क रेखा तो रोक नहीं रही है, कौन रोक रहा है, हिमालय पर्वत रोक रहा है। इसी तरीके से ठंड के दिनों में, कौन से, ठंड के दिनों में, ठंडी के दिनों में क्या करते हैं कि जो दोनों गोलार्ध हैं, यानी कि ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल। तो यहाँ ये कौन सी रेखा होती है, 90 डिग्री, और इधर कौन सी होती है, 90 डिग्री। 90 और 90 180, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। ये कौन सी होती है, विषुवत रेखा। तो अपने यहाँ पर गर्मी के दिनों में क्या करती है, जो हवाएं, जो गोलार्धी हवाएं, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो ध्रुवीय हवाएं, इन्हें क्या कहते हैं अपन, ध्रुव कहते हैं पृथ्वी। तो ध्रुवों से जो ठंडी हवाएं आती है, क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती है। किस ओर चलती है, उत्तर पूर्व से चलती है। क्या कहते हैं अपन, इन्हें उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं। किस दिशा से आ रही है, उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही है। और ये किस दिशा की ओर चलती है, तो विषुवत रेखा की तरफ चलती है। किस तरफ चलती है, तो विषुवत रेखा की। तो जब ये हवाएं आती हैं तो ये कहाँ तक आती हैं, ये कौन सा देश है अपना, चीन है। किन दिनों में चलती हैं, ठंड के दिनों में चलती हैं। इन्हें अपन उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं। कौन सी, ध्रुवीय हवाएं। तो ये ध्रुवीय हवाएं आती है, लेकिन क्या करती है, चीन तक आती है, यानी कि तिब्बत तक आती है। लेकिन क्या करती है, यानी कि रास्ते में कौन आ जाता है, हिमालय पर्वत आ जाता है। क्या आ जाता है, हिमालय पर्वत आ जाता है। इसीलिए जो जाड़े की ऋतु है,
यानी कि ये ध्रुवीय हवाएं यानी कि अत्यधिक ठंडी हवाएं, ये कैसी होती है, अत्यधिक ठंडी हवाएं, यानी कि हिमकणों से युक्त हवाएं होती है, यानी कि बर्फ वाली हवाएं। कौन सी? बर्फ वाली हवाएं। तो जब ये आती हैं तो इन्हें क्या कर लेता है, हिमालय पर्वत रोक लेता है। क्या कर लेता है? अब हिमालय पर्वत की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। तो इसके चलते ये हवाएं क्या करती हैं, हिमालय पर्वत को पार करके भारत में नहीं आ पाती। क्या करती है? हिमालय पर्वत को पार करके भारत में नहीं आ पाती। इसीलिए भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। क्या होती है? हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय पर्वत क्या करता है, इन ध्रुवीय हवाओं को रोक लेता है। इसके चक्कर में क्या होता है कि भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत इन हवाओं को आने नहीं देता और वास्तविक शीत ऋतु पाई नहीं जाती। और हिमालय पर्वत क्या करता है, इन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, यानी कि जो अरब सागर से जो हवाएं, यानी कि चौमासा जो बरसता है, वो क्या करता है, उन हवाओं को रोक कर क्या करता है, पूरे भारत में बरसात करवाता है। इसीलिए यहाँ पर जलवायु विभाजक का काम कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। इसीलिए भारत क्या कहलाता है, एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश। ठीक है, यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु तो आ ही नहीं रही है वास्तव में। वास्तव में क्या हो रही है, यहाँ पर ठंड की जो ऋतु है वो तो हिमालय पर्वत के उत्तर में ही रह जा रही है। क्या? उत्तर में ही रह जाती है। इसीलिए क्या कहलाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ा बहुत। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो वैसे मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझना तो आना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो मेरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब एक उष्णकटिबंधीय तो अपन ने समझ लिया। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, भारत उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु कैसे है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, हिमालय पर्वत इसका मेन कारण है। अब देखते हैं मानसून। मानसून क्या होता है? मैंने बोला था ना कि उष्णकटिबंधीय होता है, ये तो आपको समझ गया। अब दूसरा शब्द बोला था कि मानसूनी। कौन सा? मानसूनी। मानसूनी का अर्थ क्या होता है? मानसूनी मानसून का अर्थ होता है, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। और मौसम में क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। क्या हो जाता है कि मौसम का अर्थ होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। अब ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? आप कहोगे कि सर 2 प्रकार की। अपन 2 प्रकार की ऋतु लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सी? एक चलते हैं गर्मी की ऋतु, दूसरी चलते हैं ठंडी की ऋतु, यानी कि ठंड और गर्मी। तो भारत में होता क्या है कि ठंड के दिनों में जो हवाएं चलती है वो किस दिशा की ओर चलती है? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। भारत में ठंडी के दिनों में जो हवाएं चलती है वो किस दिशा की ओर चलती है? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। कैसी हवाएं चलती है? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। ठीक है, और गर्मी के दिनों में कौन सी हवाएं चलती है? तो गर्मी के दिनों में चलती है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी हवाएं। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ठीक है, ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्वी। ये कौन सी हो गई? दक्षिण और पश्चिमी हवाएं। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन, मानसून। ठीक है, मौसम। तो ऋतु परिवर्तन कौन सी हो गई? ठंड की ऋतु आ गई। ठंड की ऋतु में हवाएं कौन सी दिशा से चलती हैं? तो उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। ठंड के दिनों में कौन सी हवाएं चलती हैं? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। जबकि गर्मी की ऋतु में कौन सी हवाएं चलती है भारत में? तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है। कैसी हवाएं चलती है? दक्षिण पश्चिमी। तो ऋतु परिवर्तन हो रही है और हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ये ठंड के ऋतु में ये ठंड की ऋतु में ही चलती है, ये गर्मी की ऋतु में नहीं चलती। यानी कि उत्तर पूर्वी हवाएं ठंड की ऋतु में चलेगी, गर्मी की ऋतु में नहीं चलेगी। और जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं ये केवल गर्मी के दिनों में चलती है और ठंडी के दिनों में नहीं चलती। यानी कि यहाँ पे फिलहाल जो बरसात हो रही है वो किन हवाओं के चलते हो रही है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं यानी कि हिंद महासागर के ऊपर से बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ये किस दिशा से बह के आती है? दक्षिण पश्चिम से बह के आती है। इसीलिए इसे अपन क्या कहते थे? दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहते थे। और ये हवाएं किस दिशा से बह के आती? उत्तर पूर्वी दिशा से बह के आती। इसीलिए अपन इनको क्या नाम दे देते हैं? उत्तर पूर्वी हवाएं। तो ठंडी के दिनों में कौन सी हवाएं? उत्तर पूर्वी। और गर्मी के दिनों में कौन सी? दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती है। इसीलिए इनका नाम, इसीलिए मौसम का क्या होता है?
ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन। ठीक है, मानसून उष्णकटिबंधीय हो गया और मानसूनी का अर्थ भी समझ लिया हम लोगों ने। ठीक है, उष्णकटिबंधीय किसके कारण है? हिमालय के कारण। और मानसून का अर्थ क्या होता है? हवाओं के ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन जो कहलाता है उसे क्या कहते हैं अपन? मौसम कहते हैं। ठीक है, मानसून कहते हैं। ये हो गया मानसून। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में बरसात होती कब से है। भारत में दो प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत के मतलब 2 ऋतुओं में बरसात होती है। एक होती है ठंड के दिनों में बरसात। कौन सी? ठंडी के दिनों में बरसात। ठंडी के दिनों में एक होती है गर्मी, यानी कि जो चौमासा में होती है, गर्मी के मौसम में। अब इनको आम भाषा में नाम दे दीजिए। जैसे कि अपन ठंडी के दिनों में जो बरसात होती है, जैसे कि धना चना जब काटते हैं हम, धना चना गेहूं जब काटते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। तो मावट कब गढ़ती है भारत में? ठंड के दिनों में। और इस समय क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं अपन? चौमासा कहते हैं। इस समय जो बरसात होती है उसे अपन क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। तो भारत में कौन सी होती है बरसात? यानी कि ठंड के दिनों में जो बरसातें होती हैं वो होती हैं 20 दिसंबर से लेकर, कब? 20 दिसंबर से लेकर मार्च के महीने तक होती है। कौन से महीने तक होती है? मार्च के महीने तक। यानी कि जो ठंडी के दिनों में जो बरसात होती है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। जो दिसंबर आएगा उससे स्टार्ट हो जाती है ठंड के दिनों में, और कब तक चलती है? तो मार्च के महीने तक। आप लोगों ने खूब देखा है, गेहूं धना चना जब बरसते हैं तो अपन बोलते हैं मावट गिर गई है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? ठंडी के दिनों में होने वाली बरसात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि धना बिगड़ गया, यानी किसी के चने बिगड़ गए, तो ये कौन सी होती है? मार्च महीने तक चलती है। कौन सी? ठंड के दिनों में होने वाली बरसात। ठीक है, जबकि गर्मी के दिनों में जो होने वाली बरसात है वो कब से स्टार्ट होती है? तो वो होती है 1 जून से। कौन सी? 1 जून। यानी कि ये गर्मी के दिनों में जो बरसात होती है वो क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो 1 जून से लेकर ये कब तक चलती है? तो सितंबर महीने तक चलती है। कौन से महीने तक? सितंबर महीने तक। सितंबर पूरा निकल भी जाता है कभी कभी, तो सितंबर महीने तक चलती है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि 1 जून को क्या होता है? मानसून केरल के तट से टकराता है। केरल के मालाबार तट से टकराता है। ठीक है ना। अपन बोलते हैं कि मानसून आ गया, टीवियों में आपने टेलीविजन सब चीज़ों में देखा होगा, न्यूज़ पे, कि 1 जून हो गई है। 1 जून या जून के पहले सप्ताह में, 1 जून या जून के पहले सप्ताह में क्या होता है? मानसून, यानी कि ये दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं वो कहाँ टकरा जाती हैं? ये वाला राज्य अपना कौन सा है? केरल राज्य। कौन सा? केरल। तो केरल से के तट पे आकर टकरा जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? कि अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून ने आ गया है। कौन सा आ गया? दक्षिण पश्चिमी मानसून आ गया है। ठीक है, और 20 दिसंबर से कौन सी स्टार्ट हो जाती है? 20 दिसंबर से होती है ठंड के दिनों में जो होने वाली बरसात। यानी कि अब जो जाड़े की ऋतु आएगी उन दिनों में जो बरसात होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ठंडी के दिनों में होने वाली बरसात। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली बरसात और गर्मी के दिनों में होने वाली बरसात। तो शीत ऋतु में जो बरसात होती है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? 20 दिसंबर से लेकर कहाँ तक चलती है? मार्च महीने तक चलती है। कब तक चलती है? मार्च महीने तक। जबकि गर्मी के दिनों में, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? जून में। कौन से? 1 जून से लेकर कौन से महीने तक चलता है? तो सितंबर महीने तक चलता है। ठीक है, तो भारत में जलवायु विभाजक का कार्य कौन कर रही है? कर्क रेखा ना कर कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। ठीक है, कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी बरसात होती है। यानी कि जो अभी चौमासे से बरसात हो ही रही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी होती है और ठंड के दिनों में भी बरसात होती है। यानी कि दोनों मौसमों से क्या होती है? मध्य प्रदेश में बरसात होती है। अपन मध्य प्रदेश में जब बरसात होती है ठंडी के दिनों में तो अपन उसे क्या कहते हैं? कि मावट गिर गई है। क्या कहते हैं अपन? मावट गिर गई है। ठीक है, जो शीत ऋतु में, यानी कि ठंडी के दिनों में जो बरसात होती है उसे वो 2 प्रकार से होती है। शीत ऋतु में होने वाली बरसात कितने तरीकों से होती है? 2 प्रकार से होती है। शीत ऋतु में होने वाली बरसात कौन कौन से? एक होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है उत्तर पूर्वी
मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, तो अपन भले ही उत्तर पूर्वी मानसून नहीं पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून से मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होती, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होती है। तो इसीलिए अपन अगला जो अपना टॉपिक होगा वो किस पे होगा, पश्चिमी विक्षोभ पे, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की क्रिया विधि। क्या होगा अगला टॉपिक, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की क्रिया विधि। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था अपन यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके अवश्य पूछे। ठीक है, ज़रूर पूछना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, शेयर करना है यार, सब्सक्राइब बढ़वाओ, ऐसे नहीं। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।